स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Why are extramarital affairs rising in India? Welcome to Study IQ। मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, क्या आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ बेवफाई या इनफिडेलिटी करेंगे? जी हाँ, वही इनफिडेलिटी, अडल्ट्री या विवाहितर संबंध, जिसमें आप अपनी वाइफ या हस्बैंड को चीट करके किसी अन्य व्यक्ति के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कर लेते हैं। अब आप कहेंगे कि भाई ये कैसा बेहुदा सवाल है। शादी जैसे पवित्र रिश्ते में चीटिंग की गुंजाइश थोड़ी ना होती है। आफ्टर ऑल, वेस्टर्नाइज्ड सोसाइटी से अलग हमारे समाज में तो शादी का मतलब ही यही माना जाता है कि अब आप हमेशा के लिए एक दूसरे के सुख दुख के साथी हैं और इस बंधन में जन्म जन्म के लिए बंध चुके हैं, जिसमें केवल दो लोग ही नहीं बल्कि दो परिवार भी एक दूसरे से मिलकर एक हो जाते हैं। मगर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस सब के बावजूद हमारे देश में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का ग्राफ ऊपर जाता दिखाई दे रहा है। स्पेसिफिकली मैरिड इंडिविजुअल के डिस्क्रीट इनकाउंटर्स के लिए बनाई गई एक्स्ट्रा मैरिटल डेटिंग वेबसाइट ग्लीडन द्वारा 2020 में कराए गए एक सर्वे के अनुसार देश के 55% मैरिड इंडिविजुअल्स ने अपने स्पाउसेस के साथ चीट किया है। यही नहीं, देश में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बढ़ते एक्सेप्टेंस का अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि अकेले 2023 में ग्लीडन पर इंडिया से 7.8 लाख से ज्यादा नए सब्सक्राइबर्स ने एनलिस्ट किया है और आज इसके 28 लाख से ज्यादा इंडियन सब्सक्राइबर्स हैं। इसी तरह ग्लीडन द्वारा प्रेजेंट की गई एक रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे ज्यादा इनफिडेलिटी देश की IT कैपिटल बेंगलुरु में ही देखने को मिल रही है, जहां 2019 में ही 1.35 लाख मैरिड इंडिविजुअल्स इस ग्लीडन पर पार्टनर्स की तलाश कर रहे थे। यही कारण है कि बेंगलुरु को देश की इनफिडेलिटी कैपिटल कहा जाने लगा है। इसके अलावा अगर हम NCRB की रिपोर्ट पर नजर डालें तो भी हम पाएंगे कि मेट्रो सिटीज में होने वाले टोटल मर्डर्स में थर्ड हाईएस्ट के पीछे का मोटिव लव अफेयर्स से ही लिंक्ड होता है। अब देखिए ना, अगर हम बीते हफ्ते की खबरों पर ही नजर डालें तो हम पाएंगे कि मध्य प्रदेश के दतिया में एक पति ने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को मौत के घाट उतार दिया। तो वहीं तेलंगाना के नगर कुर्नूल में एक मां ने अपने 12 साल के बेटे को केवल इसलिए मार दिया क्योंकि उस बच्चे ने अपनी मां को उसके लवर के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया था। यही कारण है कि मद्रास हाईकोर्ट ने भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के राइजिंग ट्रेंड को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है। इसी तरह गुजरात में महिलाओं की मदद के लिए बनाए गए वुमेन हेल्पलाइन हॉटलाइन अभयम पर आने वाले डिस्ट्रेस कॉल्स में डोमेस्टिक वायलेंस और हैरेसमेंट के बाद थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉल्स एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स से रिलेटेड हैं। यही नहीं, हेल्पलाइन के आंकड़े बताते हैं कि स्पाउस द्वारा की जा रही इनफिडेलिटी से जुड़े प्रश्नों से रिलेटेड इन कॉल्स में बीते 5 सालों में 2.5 गुना से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। अब ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है और क्या भारतीयों के बीच इनफिडेलिटी की टेंडेंसी बढ़ती जा रही है और क्या ये भी इंडियन सोसाइटी पर वेस्टर्नाइजेशन का ही इन्फ्लुएंस है या फिर बात कुछ और है? आइए आज हम इसी विषय पर बात करते हैं और इस कॉम्प्लेक्स इशू को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज का हमारा ये डिस्कशन शुरू करने से पहले हम आपको ये बता दें कि ये टॉपिक आपके UPSC मेंस GS पेपर 1 के सोसाइटी से रिलेटेड सेक्शन के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। इज अडल्ट्री अ क्राइम इन इंडिया? दोस्तों, हालांकि मैरिज को देखने का हर व्यक्ति और समाज का अपना अलग नजरिया हो सकता है। कोई इसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट या ऑब्लिगेशन समझता है तो कोई इसे लव और म्यूचुअल रिस्पेक्ट के बल पर खड़ा लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप। किसी समाज में इसे एक होली अलायंस समझा जाता है तो कहीं इसे भी बाकी रिलेशनशिप्स की तरह ट्रांजिटरी नेचर का माना जाता है जो समय के साथ बदलता रहता है। यही कारण है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को भी सब अलग अलग चश्मों से देखते हैं और इसीलिए कभी इसे एक व्यक्ति की फ्रीडम ऑफ चॉइस से जोड़कर देखा जाता है तो कभी इसे सोशल फैब्रिक और फैमिली को तोड़ने वाले क्राइम के रूप में। मैरिज के नेचर और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की इसी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन की वजह से किन्हीं कंट्रीज और सोसाइटीज में इनफिडेलिटी को एक क्राइम माना जाता है तो कहीं इसे एक टैबू बट कॉमन सोशल प्रैक्टिस की तरह नजरअंदाज किया जाता है। यदि हम भारत की ही बात करें तो 2018 के पहले इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 497 के अंडर अडल्ट्री को एक क्रिमिनल एक्ट माना जाता था। मगर 2018 के जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 497 को खारिज करके अडल्ट्री को क्रिमिनल ऑफेंस की श्रेणी से बाहर किया है और इसे डिवोर्स के लिए ग्राउंड के रूप में केवल एक सिविल रॉन्ग माना था।
हालांकि इसके पीछे कोर्ट का तर्क था कि आईपीसी का सेक्शन 497, जो देश में अडल्ट्री से जुड़े क्राइम से डील करता है, वो जेंडर ग्राउंड्स पर डिस्क्रिमिनेटरी था। और ऐसा इसलिए था क्योंकि इस जजमेंट के पहले देश में अडल्ट्री के लिए 5 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट या जुर्माने का प्रावधान था। मगर ये लॉ केवल पुरुषों पर लागू था, क्योंकि इस लॉ के अंडर एक महिला को ऑफेंडर नहीं माना था। यही कारण है कि कोर्ट ने इसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मानते हुए कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स 14, 15 और 21 का उल्लंघन मानते हुए राइट्स टू इक्वालिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन और लाइफ एंड लिबर्टी के फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट माना। मगर हाल ही में पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन होम अफेयर्स ने एक बार फिर अडल्ट्री को एक क्राइम के रूप में भारतीय न्याय संहिता 2023 में री इंस्टीट्यूट करने की अनुशंसा की है, जहां इस कमेटी का सजेशन था कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इस बार अडल्ट्री लॉ को मेन और वुमेन दोनों पर समान रूप से लागू करते हुए जेंडर न्यूट्रल बनाया जाए। हालांकि अडल्ट्री को क्रिमिनलाइज करने और न करने को लेकर दोनों ओर से अपने अपने पक्ष रखे जाते हैं। जहां एक ओर इसे क्रिमिनलाइज करने के पक्ष में इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज की सैंक्टिटी को प्रिजर्व करने, अडल्ट्री को पनिशेबल ऑफेंस बनाकर सोसाइटी में इसे डिस्करेज करने, मॉरल ग्राउंड पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के विरुद्ध एक डिटरेंस पैदा करने और अपने पार्टनर द्वारा मैरिटल फिडेलिटी को ब्रीच करने या वायलेशन ऑफ ट्रस्ट की स्थिति में अग्रीव्ड स्पाउस के लिए एक लीगल रिकोर्स ऑफर करने की बात की जाती है। तो वहीं दूसरी ओर अडल्ट्री को क्रिमिनलाइज करने के विरोध में एक पक्ष ये भी रखा जाता है कि ऐसा करके मैरिटल रिलेशनशिप में इंडिविजुअल ऑटोनॉमी इन्फ्रिंज होती है। जहां अपने जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे इन्हीं ग्राउंड्स पर आर्टिकल 21 के राइट टू लाइफ के अगेंस्ट माना था, जो कि दोनों स्पाउसेस को समान रूप से फंडामेंटल राइट टू डिग्निटी एंड प्राइवेसी प्रोवाइड करता है। यही कारण है कि कोर्ट ने अडल्ट्री को डिवोर्स का ग्राउंड तो माना था, मगर इसे क्रिमिनल ऑफेंस के रूप में खारिज कर दिया था। यहां तक कि पार्लियामेंट्री ग्रुप में शामिल कांग्रेस एमपी और फॉर्मर होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम ने भी अडल्ट्री को फिर से क्रिमिनलाइज करने को लेकर अपना डिसेंट शो करते हुए कहा कि द स्टेट हैज नो बिजनेस टू एंटर इनटू द लाइव्स ऑफ अ कपल एंड पनिश द एलिज्ड wrongdoer. Dissent notes. In his dissent note to the three bills, Congress MP and former Home Minister P. Chidambaram emphasized that interference by the state in the private lives of consenting adults must be avoided. Adultery should not be a crime. It is an offense against marriage, which is a contract between two persons. If the contract is broken, the aggrieved spouse may sue for divorce or civil damages. To raise marriage to the level of sacrament is outdated. In any event, a marriage concerns only two persons and not society at large. The state has no business to enter into their lives and punish the alleged wrongdoer. The note reads. इसी कड़ी में कुछ क्रिटिक्स ये आर्ग्यू करते हैं कि अडल्ट्री एक सिविल मैटर है जो कि मैरिज के ब्रीच ऑफ ट्रस्ट पर केंद्रित है। ऐसे में इसे क्रिमिनल ऑफेंस की तरह ट्रीट करना ठीक नहीं है। साथ ही उनका मत है कि अडल्ट्री को एक क्रिमिनल ऑफेंस डिक्लेयर करने से होने वाले लीगल रैमिफिकेशंस के चलते एक स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप और इमोशनल डिस्ट्रेस से गुजर रहे स्पाउस के लिए रेकन्सिलिएशन और भी मुश्किल हो जाएगा। खैर, अब इन दोनों पक्षों में से आप जिसके साथ भी खड़े हों, मगर असल मुद्दा यह है कि आखिर भारत में ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का ट्रेंड आखिर बढ़ क्यों रहा है। तो चलिए अब हम ये भी जान लेते हैं। लाइफ इज बिकमिंग कॉम्प्लेक्स। ऐसी बात नहीं है कि गुजरे जमाने में हमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स देखने को नहीं मिलते थे या ये 21st सेंचुरी की ही देन है, बल्कि दुनिया के हर कोने और हर समाज की तरह भारतीय समाज में भी इनफिडेलिटी के केसेस होते रहे होंगे। मगर फिर भी इस बात में कोई दो राय नहीं कि आज के दौर की कॉम्प्लेक्स लाइफस्टाइल ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को बढ़ावा दिया है, जहां पति पत्नी के अलग अलग जॉब लोकेशंस, बिजी वर्क लाइफ, कॉम्प्लेक्स लाइफस्टाइल्स और बदलते वक्त के साथ रिश्तों में बदलती एक्सपेक्टेशंस वगैरह वगैरह जैसी समस्याओं की वजह से आज के दौर में कपल्स के लिए अपनी रिलेशनशिप्स को हेल्थी बनाए रख पाना बेहद मुश्किल हो गया है, जिसके चलते कपल्स के बीच कभी इमोशनल अनअवेलेबिलिटी या स्ट्रेस का मुद्दा खड़ा होता है, तो कभी फिजिकल इंटीमेसी और लैक ऑफ फुलफिलिंग सेक्सुअल एक्सपीरियंस का। और यही मुद्दे बढ़ते बढ़ते कब बेवफाई में बदल जाते हैं पता ही नहीं चलता। यही कारण है कि कभी कोवर्कर्स के बीच तो कभी नेबर्स या फ्रेंड्स के बीच ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि वो मैरिज के इंस्टीट्यूशन की सैंक्टिटी को भुलाकर अडल्ट्री कर बैठते हैं। वहीं बहुत से सोशल साइंटिस्ट्स का यह मानना है कि आज के सोशल मीडिया के दौर में एक व्यक्ति हमेशा खुद को और अपने पार्टनर को हजारों लाखों लोगों से कॉन्स्टेंटली कंपेयर करता रहता है।
ये कंपैरिजन कभी लुक्स या अपीयरेंस के बेसिस पर होता है, तो कभी अर्निंग और लाइफस्टाइल के बेसिस पर, तो कभी केवल सोशल मीडिया पर दिखाए जा रहे आउटवर्ड प्रेजेंस के बेसिस पर। जबकि ये बात जाहिर है कि हर व्यक्ति में अपनी अलग अलग खूबियां और अलग अलग खामियां होती हैं। मगर कहीं ना कहीं इसी कांस्टेंट कंपैरिजन के चलते पार्टनर्स के बीच एक दूसरे को लेकर डिससैटिस्फैक्शन बना रहता है, जहां यही डिससैटिस्फैक्शन और कांस्टेंट कंपैरिजन आगे जाकर इनफिडेलिटी को जन्म देता है, जिसके पीछे का बड़ा कारण यह भी है कि आज एक मर्द हो या औरत, एक व्यक्ति के आसपास हर समय बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल हैं और मोबाइल फोन की वजह से आज मुट्ठी में सिमटी इस दुनिया में ये ऑप्शंस तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। यही कारण है कि आजकल डिजिटल इनफिडेलिटी का ट्रेंड भी तेजी से बढ़ रहा है, जहां एक व्यक्ति सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप इत्यादि के थ्रू अपने एक्स लवर्स, फ्रेंड्स, कोवर्कर्स, एक्वेंटेंस, यहां तक कि स्ट्रेंजर्स के साथ भी डिजिटली इतना ओवर कनेक्ट हो जाता है कि कब वो उनके साथ अपना पर्सनल स्पेस और इंटीमेट इमोशंस शेयर करने लगता है, पता ही नहीं चलता। सोशल साइंटिस्ट्स की माने तो डिजिटल इनफिडेलिटी का ये ट्रेंड तेजी से बढ़ते सोशल आइसोलेशन की वजह से ही है, और टेक्नोलॉजी के ऐसे इजी एक्सेस के चलते ही आज के वक्त में एक छोटा सा गलत कदम कभी कभी एक व्यक्ति को उसके रिश्ते से बहुत दूर ले जाता है। मगर इसके अलावा एक कारण और है जो आज भारत के लोगों को बेवफा बना रहा है, और वो कारण हमारे बचपन से जुड़ा है। तो चलिए अब हम इसे भी समझ लेते हैं। हाउ योर चाइल्डहुड कैन पुश यू टुवर्ड्स इनफिडेलिटी। दोस्तों, साइकोलॉजिस्ट्स बताते हैं कि अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि एडल्ट पार्टनर्स द्वारा की गई इनफिडेलिटी की जड़ें उनके चाइल्डहुड तक जाती हैं, जहां कभी कभी एक व्यक्ति के ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड एक्सपीरियंस उसे जवानी में चीटिंग या बिट्रेयल की ओर धकेलने का काम करते हैं, जिससे एक साइकिल सी बन जाती है। कुछ साइकोलॉजिकल स्टडीज ये बात एस्टैब्लिश करती हैं कि अक्सर वो लोग जिन्हें बचपन में फिजिकल या इमोशनल अब्यूज, निग्लेक्ट, घर में हो रही डोमेस्टिक वायलेंस या लव्ड वंस के लॉस झेलना पड़ता है, वो अडल्टहुड में इनफिडेलिटी जैसे रिस्की बिहेवियर्स में एंगेज होने के लिए ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं। और अक्सर बचपन में मिला यही अनरिजॉल्व्ड ट्रॉमा उन्हें सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियरल पैटर्न्स की ओर और हेल्थी रिलेशनशिप्स मेंटेन न कर पाने की ओर धकेलने का काम करता है, जिसके चलते वो अपनी रिलेशनशिप्स के बाहर अटेंशन या वैलिडेशन के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में इंडल्ज हो जाते हैं। साथ ही अक्सर बचपन में मिले ट्रॉमा की वजह से वो किसी एक पार्टनर में मोनोगमी या एक्सक्लूसिव इमोशनल एंड फिजिकल इंटीमेसी ढूंढने के बजाय अलग अलग पार्टनर्स में अपना सपोर्ट सिस्टम बिल्ड करते रहते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसे लोगों का ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड उन्हें अलाउ ही नहीं करता कि वो किसी एक व्यक्ति में ही अपना पूरा ट्रस्ट शो कर पाएं। सोशल साइंटिस्ट्स मानते हैं कि आज की कॉम्प्लेक्स लाइफस्टाइल में जेन जी के बीच बढ़ रहे पॉलीएमोरस रिलेशनशिप के पीछे भी कहीं ना कहीं यही कारण है, जहां वो किसी एक व्यक्ति में अपना सारा इमोशनल इन्वेस्टमेंट करने की बजाय अलग अलग पार्टनर्स के साथ एक साथ रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं। जी हां, पॉलीएमोरस रिलेशनशिप्स उन्हें कहते हैं जहां एक व्यक्ति एक से ज्यादा लोगों के साथ एक साथ रिलेशनशिप में होता है। हालांकि यहां ये रिलेशनशिप्स सभी पार्टनर्स के कंसेंट के साथ ही बनाए जाते हैं, और ये मल्टीपल रिलेशनशिप्स सेक्सुअल और नॉन सेक्सुअल दोनों हो सकते हैं। मगर अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर अडल्ट्री के इस राइजिंग ट्रेंड से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं। 2 टाइप्स ऑफ मैरिजेस, नॉट लव एंड अरेंज्ड। दोस्तों, जब भी मैरिजेस की बात की जाती है तो जनरली इन्हें 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, लव मैरिज और अरेंज्ड मैरिज। और हमारे समाज में इन दोनों को ही अपनी अपनी नजर से देखा जाता है। जहां एक ओर आज भी सोसाइटी के कुछ सेक्शंस में लव मैरिज एक टैबू है, तो वहीं दूसरी ओर यंगर जनरेशन की नजर में अरेंज्ड मैरिज एक लॉन्ग लॉस्ट कॉन्सेप्ट बनता जा रहा है। मगर मैरिज काउंसलर्स की माने तो मैरिज के केवल 2 प्रकार हैं, सक्सेसफुल मैरिज और अनसक्सेसफुल मैरिज। लेकिन एक पक्ष ये भी है कि एक मैरिज सक्सेसफुल है या नहीं, इसकी कोई एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल डेफिनेशन नहीं है। आखिर एक सक्सेसफुल मैरिज है क्या? लेकिन यदि हम किसी कल्चरल या एथिकल कॉन्डक्ट की डिबेट में पढ़ने के बजाय लॉजिकली एक्सट्रापोलेट करें तो हम पाएंगे कि एक सक्सेसफुल मैरिज शायद वही है जहां दोनों लाइफ पार्टनर्स एक दूसरे के साथ खुलकर कम्युनिकेट कर सकें। वो अपने सुख दुख ही नहीं बल्कि अपने रेजर्वेशंस, अपने फियर्स, अपने डिमांड्स और अपनी एक्सपेक्टेशंस भी एक दूसरे से साझा कर सकें। और जब ऐसा हो पाएगा तो चाहे आप रिलेशनशिप्स के किसी भी फॉर्म में हो, मैरिज या लिव इन, एक्सक्लूसिव और ओपन, आप एक फुलफिलिंग सक्सेसफुल रिलेशनशिप फॉर्म कर पाएंगे।
दोस्तों, इसी के साथ हम अपने वीडियो डिस्कशन को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते यूपीएससी एग्जामिनेशन के रेलेवेंस को देखते हुए इस टॉपिक से जुड़ा एक सवाल आपके लिए छोड़े जा रहे हैं। और वो सवाल है, डू यू थिंक मैरिज एज अ सैक्रामेंट इज लूजिंग इट्स वैल्यू इन मॉडर्न इंडिया? स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।